अस्सलाम वालेकुम। अब मैं कश्मीर से लौट आया लाहौर और मैं पलटन में पहुंच गया। पलटन मशरक़ी पाकिस्तान जाने के लिए तैयारी में थी। अब मैं पलटन के बारे में मुझे कुछ बताना है मज़ीद कि पलटन जो है 1965 में वजूद में आई। वैसे तो बलोच रेजिमेंट जो है वो तो 100-150 साल पहले वजूद में आई थी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के तौर पे, लेकिन मेरी पलटन जो है ये 1965 की जंग जब हुई तो उस जंग के दौरान इसको रेज़ किया गया। तो शुरू में तो ज़ाहिर है सारे रिटायर्ड किस्म के लोग थे, इसमें उनको इकट्ठा किया गया, कुछ छुट्टियों पे थे उनको लाया गया। और पलटन लाहौर जब पहुंची तो उस वक्त 65 की जंग ख़त्म हो चुकी थी, सितंबर 1965 की। और खेमकरन का कस्बा जो है, जो पंजाब के महाज पे हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट समझी जाती थी, तो खेमकरन एक रेलवे स्टेशन था। खेमकरन एक रेलवे स्टेशन था ईस्ट पंजाब का, जहाँ कुछ लोग बताते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसी कस्बे में पैदा हुए थे, लेकिन वो तो मेरे ख्याल में अरब में पैदा हुए थे। लेकिन कोई अभी भी ऐसी बात करते हैं या उनका कोई तल्लुक होगा उससे। तो पलटन खेमकरन में थी, और खेमकरन से जब सीज़ फायर के बाद वापसी हुई तो पलटन ने वो झंडा जो खेमकरन पे लगा हुआ था वो लेके आए, और वो अभी भी हमारे पलटन के क्वार्टर गार्ड में लगा हुआ है। अच्छा, एक अजीब बात थी कि पलटन से तो ज़ाहिर अब मेरा तारुफ तफसीली अब होना था, वरना तो आते साथ कश्मीर भेज दिया गया था। पलटन में उस वक़्त मुख्तलिफ कौमियतों के लोग थे। कौमियतों के मसले को हम मानते तो नहीं थे, लेकिन उसमें मुख्तलिफ कौमियतों के लोग थे। चूँकि अंग्रेज़ ने जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी बनाई तो उसमें फ़ाइटिंग फोर्सेस जितनी भी थीं, उन सब में किसी एक में भी एक तबके के, एक मज़हब के, एक सकाफ़त के या एक सूबे के एक लोग इकट्ठे नहीं रखे थे, क्योंकि वो तो तकसीम करो और डिवाइड करो और हुकूमत करो पे बिलीव करता था। तो लिहाजा उसने जो भी पलटन खड़ी की उसमें कहीं पंजाबी थे, कहीं पठान थे, कहीं रांगड़ थे, कहीं हिंदू जाट थे, कहीं सिख थे, कहीं मराठे थे, और इन सब को उसने मिक्स करके रखा। मसलन एक कंपनी मराठों की है, हिंदुओं की है, दूसरी मुसलमानों की है, तीसरी सिखों की है। तो वो इनको आपस में मुसाबकत और मुकाबला करके आगे बढ़ने की वो तरगीब देता था कि उसके लिए जान कौन ज़्यादा देता है। तो जब मैं पलटन में आया तो मेरी पलटन में यही क्लास कंपोजिशन इसको कहते थे, तो ये क्लास कंपोजिशन थी। उसमें एक तो थी पंजाबी मुसलमान। अब ये पंजाबी मुसलमान मेरे लिए अजीब बात थी कि मुसलमान तो हम सब हैं। तो एक ग्रोह तो था पंजाबी मुसलमानों का, दूसरा ग्रोह था रांगड़ों का, राजपूतों का, और तीसरा था पठानों का। तो ये मुख्तलिफ कंपनियां थीं। और बहरहाल इससे एक तो मुझे ये एहसास हुआ कि 47 में जब पाकिस्तान वजूद में आया है तो ये क्लास कंपोजिशन तो ख़त्म हो जानी चाहिए थी। उसमें ना कोई पंजाबी रहना चाहिए था, ना पठान, ना बलोच, ना सिंधी, ना बंगाली, कुछ नहीं रहना चाहिए था। इन पलटनों को तो आप रीऑर्गेनाइज करते, जैसे पाकिस्तान का आइन बनाना लाजमी था, जो कि 56 में जाके कहीं बना। हम इतने नालायक निकले कि पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान जिन नारों पे वजूद में आया था और करारदाद मकासद जो पास की गई, उसके मुताबिक पाकिस्तान का आइन तो पहले साल के अंदर अंदर बन जाना चाहिए था। उसमें मुश्किल क्या थी, दुश्वारी क्या थी? आज 2-4-10 वकला इकट्ठे बैठ जाएं, 2-4 कॉलेजों के प्रोफेसर इकट्ठे बैठ जाएं तो आइन दे सकते हैं, क्योंकि दुनिया में बेशुमार आइन है, और उनको सामने रख के तो एक इस्लामिक रिपब्लिक का आइन बनाया जा सकता था। लेकिन ना वो आइन बना और ना ही आर्मी से
وہ کلاس کمپوزیشن ختم ہوئی. کلاس کمپوزیشن ختم ہوتی تو اس کا متبادل کیا تھا میرے خیال میں پنجاب رجمنٹ یا بلوچ رجمنٹ یا سندھ رجمنٹ یا آزاد کشمیر رجمنٹ کی جگہ ہمیں بنانی چاہیے تھی بدر رجمنٹ، خیبر رجمنٹ، موتا رجمنٹ، حتین رجمنٹ، استنبول بھی کہہ سکتے ہیں آپ، استنبول رجمنٹ. یعنی وہ رجمنٹیں بنتی جن میں جو لوگ وہاں پہ ہوتے ان کو اپنی ہسٹری کا علم ہوتا اور اپنی ہسٹری پہ پرائیڈ ہوتا اور وہ اس مقام سے آگے بڑھتے. لیکن ہوا یہ کہ ہم نے نام تو کیا بدلنے تھے، ہم نے کام بھی نہ بدلے. جیسا میں نے پہلے شاید نہیں بتایا کہ دہلی کی فتح پہ جب ہمارے لوگ دہلی پہنچے، مردان سے اور نوشہرہ سے جو فائٹنگ فورس ہماری وہاں پہ پہنچی، تو انہوں نے اپنے سر دے دیے ترکمان گیٹ میں، اور پھر جو ان کے گردنوں پہ لال یا نیلے نشان بنے وہ آج ہمارے یونیفارم کا حصہ ہیں. اور وہ پلٹنے، وہ رجمنٹیں اس پہ دے ٹیک پرائڈ ان دیٹ کہ ہم نے دہلی فتح کیا تھا. دہلی کس سے چھینا تھا آپ نے؟ دہلی آپ نے بہادر شاہ ظفر سے چھینا، آپ نے بخت خان کو شکست دی، آپ نے جھانسی کی رانی کو شکست دی، آپ نے مولوی احمد شاہ کو شکست دی جو انگریزوں کو شکست دے چکا تھا. تو اس پہ فخر کس چیز کا؟ پھر میں نے یہ بھی دیکھا، یہ لال پیلی پٹیاں جو ہیں یہ تو لاہور میں میرے ساتھ تھی یونٹیں، اور میں ان سے بڑے تعجب سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے. پھر میں نے یہ بھی دیکھا، میں ایک پلٹن میں گیا اور کرنل اس کے میرے دوست تھے، یہ بڑی بعد کی بات ہے. تو میں جب ان کو ملا تو میں ان کے پاس بیٹھ گیا. اتنی دیر میں کوئی ینگسٹرز آفیسرز آئے اور انہوں نے کرنل کو سلیوٹ مارا. تو کرنل کے لیفٹ ہینڈ پہ جو کرنل اس یونٹ کا پہلا کمانڈنگ آفیسر تھا، گورا تھا، مجھے نام یاد نہیں ہے، کرنل نیلسن تھا یا جیکسن تھا، جو بھی تھا، اس کا بت پڑا ہوا تھا. تو میں نے اپنے دوست کرنل سے کہا، میں نے کہا یہ اس کو جب آپ کو سلیوٹ کرتے ہیں تو یہ تو کرنل نیلسن کو بھی سلیوٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے ان کے ذہنوں میں یہ کیفیت تو آتی ہوگی. کہنے لگا ہاں آنی چاہیے، آتی ہے. میں کہ کیوں؟ اس نے کہا یہ ہمارا پہلا کمانڈنگ آفیسر ہے. میں نے کہا آپ کا پہلا کمانڈنگ آفیسر تو خالد بن ولید ہونا چاہیے، سعد بن وقاص ہونا چاہیے، طارق بن زیاد ہونا چاہیے. تو ہم ان ٹریڈیشن سے جان کیوں نہیں چھڑا سکتے؟ تو آج پھر مجھے موقع ملا ہے یہ بات کرنے کا کہ ہمارے ہاں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو میسور کی جنگ میں شامل تھے، سرنگا پٹم کی جنگ میں شامل تھے، اور آج بھی وہ فخر کرتے ہیں. میں نے اپنی آٹو بائیوگرافی میں بھی لکھا اور کسی نے ابھی تک نوٹس نہیں لیا. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے چیف اور ہمارے سینئر آفیسرز جو ہیں اس چیز کا نوٹس لیں اور ہمیں اپنی بنیادوں پہ کھڑا کریں. مثلاً ابھی بھی میں نے اپنی کتاب میں پکچر بھی دی ہے، ہمارا جو کور کمانڈر ہاؤس ہے جس کے حوالے سے ایک بہت بڑا نیشنل ایشو بنا ہوا ہے، اس کور کمانڈر ہاؤس کے باہر چوک میں ایک مائل سٹون لگا ہوا ہے. وہ مائل سٹون کا افتتاح شاید جنرل جونز نے کیا تھا، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ٹروپس جن کی یاد میں یہ مائل سٹون ہم نے یہاں پہ لگایا ہے، یہ وہ فوج ہے انڈین آرمی کی، یہ وہ بہادر ہیں جنہوں نے بغداد فتح کیا تھا، جنہوں نے غزہ پہ قبضہ کیا تھا فرسٹ ورلڈ وار میں، جنہوں نے قط الامارہ میں جو لڑے تھے. اب انتہائی دکھ کی بات ہے کہ آج غزہ میں جو کنڈیشن، جو سچویشن بنی ہوئی ہے، اگر غزہ والوں کو یہ پتہ لگے کہ ان کے کور کمانڈر کے گھر کے باہر تو ان لوگوں کا اسٹیچو اور ان لوگوں کا سنگ میل لگا ہوا ہے جن لوگوں نے 1918 میں یا 1617 میں غزہ ترکوں سے چھین کے تو
जनरल एलन बी के हवाले किया था, तो वो क्या सोचेंगे? आज मेरी पूरी कौम, इवन मसल्ह अफवाज के ऑफिसर्स जो हैं गज़ा के लिए बेताब हैं, फंड्स भी दे रहे हैं, मैंने बहुत सारा फ़ंड भेजा है, तो लेकिन अगर उन्हें ये पता लगे, और अगर आज तुर्कों को ये पता लगे कि कुतुल अमारा इराक़ में एक जगह है जहाँ पे इंग्लैंड का पूरा ब्रिटिश डिवीजन एक पूरा तुर्कों के मुहासरे में आ गया था, और तज्जब की बात ना थी कि कुछ अरसे में वो भूख प्यास के हाथों मजबूर होके हथियार कंधों पे उठा के तो बाहर निकल आते और सरेंडर कर देते। पूरा एक डिवीजन, 15 से 20 हज़ार ट्रुप्स थे, और ज़्यादा वो गोरे ही थे, उनमें इंडियन काले वाले नहीं थे उसमें ज़्यादा। लेकिन जब ये डिवीजन फंस गया वहाँ पे, तो उसको निजात दिलाने के लिए हमारा वो डिवीजन भेजा गया इंडियन आर्मी का, जो अब वाना और वज़ीरिस्तान में कबाइलियों से मैदान जंग में है और टीटीपी वालों से लड़ रहे हैं। तो इसको क्या कहूँ मैं कि हम कुतुल अमारा वाले जो ब्रिटिश गैरिजन को जिन्होंने छुड़वाया, उनकी यादगार हमने अपने कोर कमांडर के बाहर क्यों लगाई हुई है? भाई अगर यादगार लगानी है तो 65 आर के थोड़े हीरोइंस हैं हमारे पास, और 65 आर तो बाद की बात है। आप 1857 की जंग आज़ादी की यादगार वहाँ बना दें, ताकि आपकी कौम को, आपके जवानों को वहाँ से गुजरते हुए उनका सर फ़ख्र से बुलंद हो कि हम उनके जानशीन हैं, उनके वारिस हैं। और बजाय इसके कि जनरल जोन्स की यादगार वहाँ पे लगी हो, अगर आप अपनी 65 की यादगार नहीं लगाना चाहते और ब्रिटिश पीरियड की यादगार लगानी है, तो आप शेर अली की यादगार वहाँ बना दें। शेर अली वो मुजाहिद था जिसने काले पानी में, अंडमान में, जब लॉर्ड मेयो विज़िट पे गया है, तो वो कैदी था शेर अली वहाँ पे। कैद किस लिए था? कि वो आज़ादी के लिए लड़ रहा था, मुजाहिद था हमारा। तो जनरल लॉर्ड मेयो जब वहाँ पे पहुँचा, तो इसने कोई एक छुरा चाकू खुद तैयार किया हुआ था, तो लेबर था बंदरगाह पे, तो इसने आगे बढ़ के तो उसके पेट में घोंप दिया लॉर्ड मेयो के। पूरे हिंदुस्तान का वायसराय, और वायसराय उधर पानी में कीचड़ में गिरा और मर गया वहाँ पे। और ज़ाहिर शेर अली को तो फांसी होनी थी। मैं जब शेर अली का नाम सुनता हूँ तो मेरा तो सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है, मेरा कद 7 फुट हो जाता है। तो आपने यादगार लगानी है तो शेर अली की यादगार लगाएं, आपने यादगार लगानी है तो भगत सिंह की लगाएं, जो इस धरती का बेटा था, लायलपुर का बेटा था, जिसने जंग आज़ादी में अपनी जान दी, या उसके साथियों की यादगार लगाएं। तो मैं अब इस वीडियो के ज़रिए भी अपने बुज़ुर्गों से, बड़ों से, सीनियर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इन सारी चीज़ों को रीहैश करें, दोबारा सोचें। तारीख़ के बग़ैर कोई कौम, कोई इंसान, कोई फ़र्द कुछ भी नहीं होता। तारीख़ आपके पहाड़ का, केटू हमारा सबसे बड़ा पहाड़ है, उसका बेस कैंप अगर केटू का ना हो तो केटू कहाँ से उठता? तारीख़ हमारा बेस कैंप है। आपको ज़रूरत है इस चीज़ की कि आप अपनी कौम को उसका बेस कैंप बताएं, उसकी हिस्ट्री बताएं, और उस हिस्ट्री जब आप बताएंगे लोगों को, तो लोगों में फिर जज्बा पैदा होगा। फिर ढाका सरेंडर नहीं होगा, फिर ढाका स्टालिनग्राड बनेगा। तो खुदा के लिए इस पे मेरी बात पे गौर करें और अपनी तारीख़ को रिवाइव करें। अभी तक के लिए इतना ही। मेरा बहुत कुछ है जो आपको बताना है, तो इंशाल्लाह फिर अगली दफ़ा मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।